हमारे देश में कई कहानियां सुनाई जाती हैं, हिम्मत की कहानियां और बलिदान की कहानियां। कुछ हीरो सभी को पता होते हैं, जबकि कुछ उन लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। आज मैं आपको ऐसे ही एक हीरो के बारे में बताना चाहता हूं, एक ऐसे आदमी का नाम जो सेंट्रल इंडिया की घाटियों और जंगलों में गूंजता है। उनका नाम टांटिया भील था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से टांटिया मामा कहते थे। वह सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वह गरीबों और सताए हुए लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक थे। उन्होंने उन्हें एक खास टाइटल भी दिया था, उन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता था। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह उनकी आत्मा और उनके कामों को दिखाता था। वह उन लोगों के लिए खड़े हुए जिनकी कोई आवाज नहीं थी। उन्होंने बेजोड़ बहादुरी से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टांटिया का जन्म करीब 1842 में खंडवा जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो अब मध्य प्रदेश में है। वह भील जनजाति से थे, जो भारत के सबसे पुराने आदिवासी समुदायों में से एक है। उनका बचपन ऐश ओ आराम या सुख सुविधाओं से भरा नहीं था। यह एक ऐसा जीवन था जो जंगल से गहराई से जुड़ा हुआ था, जहां उन्होंने प्रकृति के तरीके और अपने लोगों की परंपराएं सीखी। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपनी फैमिली और समाज को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्हें देखा। वे सीधे सादे लोग थे जो जमीन से कमाई करते थे, लेकिन उनका जीवन दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। उनके आसपास की दुनिया बदल रही थी, और अच्छे के लिए नहीं। इन शुरुआती अनुभवों ने उस लड़के को आकार दिया जो एक दिन एक लीजेंड बनेगा, जिसने ईमानदारी और न्याय की गहरी इच्छा के बीज बोए। उनकी एजुकेशन किताबों या क्लासरूम से नहीं, बल्कि उनके आसपास की दुनिया से थी। उनके पिता भाव सिंह ने उन्हें धनुष और तीर का इस्तेमाल करना सिखाया, जो जंगल में सर्वाइवल के लिए जरूरी था। वह एक एक्सपर्ट आर्चर बन गए और कुश्ती में भी माहिर हो गए। उन्होंने दरिया नामक एक पारंपरिक हथियार को भी सटीक निशाना लगाना सीखा। ये सिर्फ शिकार के लिए स्किल्स नहीं थी, ये ऐसे हथियार थे जो बाद में उनकी लड़ाई में मदद करेंगे। जीवन उनका टीचर था, और हर चुनौती ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने अपने लोगों का दर्द देखकर बड़े हुए, और इससे उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हुई जो कोई भी फॉर्मल एजुकेशन कभी नहीं दे सकती थी। उनका हौसला बेकाबू था, ठीक वैसे ही जैसे जंगल जिसे वे अपना घर कहते थे। टांटिया मामा नाम का अपना एक खास मतलब है। लोकल कल्चर में मामा शब्द, जिसका मतलब है मैटरनल अंकल, बहुत इज्जत और प्यार का प्रतीक है। उन्होंने यह टाइटल इसलिए हासिल किया क्योंकि वह सबकी देखभाल करते थे, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों की, जैसे वे उनकी अपनी फैमिली हो। वह शादियों और दूसरी सेरेमनी में जाते थे, अक्सर ऐसे गिफ्ट्स लाते थे जो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती थी। आम लोगों के लिए वह डकैत या क्रिमिनल नहीं थे, जैसा कि ब्रिटिशों ने उन्हें दिखाया। वह उनके प्रोटेक्टर, उनके गार्डियन, उनके प्यारे मामा थे। प्यार और इज्जत का यह रिश्ता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे ताकतवर कभी समझ या तोड़ नहीं सकते थे। यह यही रिश्ता था जिसने एक आदमी को एक आंदोलन में बदल दिया। एक सीधे सादे गांव के लड़के से एक क्रांतिकारी नेता बनने का सफर कोई चॉइस नहीं, बल्कि जरूरत था। ब्रिटिशों ने भारत पर अपना रूल बना लिया था, और उनकी पॉलिसीज आदिवासी समुदायों को कमजोर कर रही थी। उन्होंने नए कानून लागू किए, जिनसे भील लोगों के जंगलों और जमीनों पर उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटिशों के साथ साथ लोकल जमींदार भी थे, या अमीर जमीन के मालिक, जो अक्सर कॉलोनियल रूलर्स के साथ काम करते थे। वे गरीब किसानों और आदिवासी लोगों का शोषण करते थे, उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे, और अगर वे भुगतान नहीं कर पाते थे तो उनकी जमीनें जब्त कर लेते थे। इस सिस्टमैटिक शोषण ने टांटिया जैसे समुदायों के लिए बहुत ज्यादा दुख और बेबसी की दुनिया बनाई। टांटिया मामा के लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका अपना परिवार इस क्रूर सिस्टम का शिकार बन गया। जमीन को लेकर एक झगड़ा एक लोकल साहूकार के लालच से भड़का, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनकी गलत गिरफ्तारी हुई। उन्हें एक ऐसे क्राइम के लिए जेल में डाल दिया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। इस पर्सनल अन्याय ने उनकी आंखें खोल दी कि उनके आसपास कितना बड़ा शोषण हो रहा है। उन्होंने खुद देखा कि कानून का इस्तेमाल मासूमों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अमीरों और ताकतवरों के हितों की सेवा के लिए किया जाता था। जेल के अनुभव ने उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी, इसके बजाय इसने उनके अंदर एक आग जला दी। उन्होंने तय किया कि वह अपने लोगों के दुख के मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। अपनी रिहाई के बाद टांटिया मामा ने देखा कि कुछ भी नहीं बदला था। अन्याय जारी था, और लोग अपने घर, अपनी डिग्निटी और अपनी उम्मीद खो रहे थे। उन्होंने महसूस किया
कि एक टूटे हुए सिस्टम के नियमों का पालन करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें वापस लड़ना होगा। उन्होंने सीधे सीधे अत्याचार करने वालों को चुनौती देना शुरू किया। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथियों का एक छोटा ग्रुप बनाना शुरू किया जो एक न्यायपूर्ण समाज के उनके विजन को शेयर करते थे। उनके शुरुआती काम छोटे थे। उनका मकसद उन क्रूर साहूकारों और करप्ट अधिकारियों की एक्टिविटीज को रोकना था जो गरीब ग्रामीणों के लिए जीवन मुश्किल बना रहे थे। यह उनके विद्रोह की शुरुआत थी, एक लड़ाई जो पर्सनल फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके समाज के कलेक्टिव भले के लिए थी। उनका गुस्सा सीधे उस सिस्टम पर था जिसे उनके लोगों को गरीबी में रखने के लिए डिजाइन किया गया था। वह समझ गए थे कि ब्रिटिश और जमींदार एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दोनों आम आदमी के दुख से फायदा उठा रहे थे। उन्होंने अन्याय के इस सिस्टम पर युद्ध की घोषणा कर दी। उनकी लड़ाई सिर्फ कुछ व्यक्तियों के खिलाफ नहीं थी, यह एक पूरे कॉलोनियल और फ्यूडल स्ट्रक्चर के खिलाफ थी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को डिग्निटी और आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यह शक्तिशाली विश्वास उनके जीवन के मिशन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। वह अब सिर्फ टांटिया नहीं थे, वह टांटिया मामा थे, वह रक्षक जो अपने लोगों को हर मुश्किल से बचाने के लिए खड़े होंगे। टांटिया मामा जानते थे कि वह शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य और उनके सहयोगियों से पारंपरिक तरीकों से नहीं लड़ सकते। उनके पास सेनाएं, बंदूकें और नियंत्रण का एक विशाल नेटवर्क था। इसलिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई जो उनकी ताकत और उस इलाके के लिए पूरी तरह से सही थी, जिसे वह अच्छी तरह जानते थे, गेरिला वॉरफेयर। वह और उनके साथियों का दल निमाड़ क्षेत्र के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों को अपने बेस के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे कहीं से भी प्रकट होकर अपने टारगेट पर हमला करते और फिर जंगल में वापस गायब हो जाते, जिससे अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते। यह रणनीति, जिसे छापामार युद्ध के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें एक मायावी और दुर्जय हस्ती बना दिया, एक भूत जिसे ब्रिटिश पकड़ नहीं सकते थे। उनके मुख्य टारगेट सरकारी खजाने, ब्रिटिश फंड ले जाने वाली मेल कोच और उन अमीर जमींदारों और साहूकारों के घर थे जिन्होंने गरीबों का शोषण किया था। लेकिन टांटिया मामा कोई आम चोर नहीं थे। उन्होंने जो धन जब्त किया वह अपने लिए नहीं था, वह उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वह किसानों को उनके कर्ज चुकाने में मदद करते थे, गरीब लड़कियों की शादियों के लिए पैसे देते थे और भूखे परिवारों को खाना देते थे। इसी वजह से उन्हें रॉबिन हुड का टाइटल मिला। उन्होंने अमीर शोषकों से लिया और गरीब शोषितों को दिया, जिससे वह एक जीवित किंवदंती और अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक बन गए, जो खुद को भुला हुआ और शक्तिहीन महसूस करते थे। उनका संदेश सरल और शक्तिशाली था, डरो मत। उन्होंने आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भी चुनौती दी जा सकती है। उनकी बहादुरी संक्रामक थी और उनका नाम दलितों के लिए ताकत का स्रोत बन गया। आम लोग उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते थे। उन्होंने उनकी रक्षा की, उन्हें आश्रय दिया और उन्हें पुलिस और ब्रिटिश अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। समुदाय के साथ यह गहरा संबंध उनका सबसे बड़ा कवच था। एक दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने उनके समर्थन से काम किया। एक समानांतर अथॉरिटी फिगर बन गए जिसने न्याय का एक ऐसा रूप दिया जिसे आधिकारिक सिस्टम प्रदान करने में विफल रहा था। ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से बेताब हो गई। उन्होंने उन्हें लोगों का हीरो नहीं बल्कि एक खतरनाक अपराधी माना जो उनके अधिकार को खतरे में डाल रहा था। उन्होंने उनके सिर पर एक बड़ा इनाम रखा और उन्हें ट्रैक करने के लिए बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की। लेकिन टांटिया मामा अपनी बुद्धिमत्ता और लोकल आबादी के अटूट समर्थन से हमेशा एक कदम आगे रहते थे। वह भेष बदलने में माहिर हो गए, लोगों के बीच बिना पहचाने स्वतंत्र रूप से घूमते थे। हर साहसिक छापे और हर बाल बाल बचने के साथ उनकी किंवदंती बढ़ती गई, जिससे वह एक लोक नायक बन गए जिनकी बहादुरी और उदारता की कहानियां पूरे क्षेत्र के गांवों में गाई जाती थीं। महान साहस की हर कहानी का अक्सर एक दुखद अंत होता है और टांटिया मामा की कहानी भी अलग नहीं थी। ब्रिटिश उन्हें ताकत से पकड़ने में नाकाम रहने के बाद धोखे और विश्वासघात का सहारा लिया। वे जानते थे कि उनकी ताकत लोगों पर उनके भरोसे से आती है। उन्होंने टांटिया की कसम खाई हुई बहन के पति गणपत को ढूंढा और उसे मैनिपुलेट किया। टांटिया को एक फैमिली गैदरिंग के झूठे बहाने से एक मीटिंग में बुलाकर गणपत ने उन्हें धोखा दिया।
जब टांटिया सो रहे थे तो उन्हें 1889 में पुलिस ने पकड़ लिया। विश्वासघात का यह कार्य ही एकमात्र तरीका था जिससे उनके दुश्मन अंततः उन तक पहुंच सके। जिस हीरो ने सेनाओं से लड़ाई लड़ी थी उसे अंततः किसी ऐसे व्यक्ति के विश्वासघात से नीचे गिरा दिया गया जिसे वह परिवार मानते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद टांटिया मामा को ब्रिटिशों द्वारा एक दिखावटी ट्रायल पर रखा गया। नतीजा पहले से ही तय था, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 4 दिसंबर 1889 को इस महान क्रांतिकारी, गरीबों के इस रक्षक ने अपने लोगों के लिए अंतिम बलिदान दिया। ब्रिटिश अगर उनके शरीर को उनके परिवार को लौटाया जाता तो एक सार्वजनिक विद्रोह के डर से इसे जबलपुर में एक रेलवे ट्रैक के पास गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया। वे उनकी याददाश्त मिटाना चाहते थे, लोगों को यह भुला देना चाहते थे कि उनके जैसा कोई आदमी कभी अस्तित्व में था, लेकिन वे नाकाम रहे। आप एक आइडिया को मार नहीं सकते और आप एक ऐसी विरासत को मिटा नहीं सकते जो लोगों के दिलों में लिखी गई है। आज 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद टांटिया मामा भील की आत्मा जीवित और अच्छी है। उन्हें डाकू के रूप में नहीं बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है जिसने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य ने उनके इमेंस कंट्रीब्यूशन को पहचाना है। उनके नाम पर जगहें रखी गई हैं, उनके सम्मान में प्रतिमाएं लगाई गई हैं और उनकी कहानी अब हमारे इतिहास का हिस्सा है। उन्हें जननायक, लोगों के हीरो के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि न्याय के लिए लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा जरूरी होती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत उन लोगों के लिए खड़े होने में है जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। टांटिया मामा की विरासत हम सभी के लिए एक शक्तिशाली याद दिलाती है, खासकर आज। यह हमें बताता है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद कार्य करने की इच्छा है। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण था कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प एक पीढ़ी को इंस्पायर कर सकता है और बदलाव ला सकता है। उन्होंने शोषण के खिलाफ और अपने लोगों की डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे आदर्श जो तब भी उतने ही जरूरी थे जितने आज हैं। टांटिया मामा की जर्नी हमें बहादुर, दयालु होने और सही के लिए लड़ना कभी न छोड़ने की शिक्षा देती है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक इंस्पिरेशन है जो आने वाली पीढ़ियों तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।